ओमिक्रॉन से यकीनन चिंता पड़ी हुई है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी तक ये वेरिएंट घातक साबित नहीं हुआ है और जानकार मान रहे हैं कि भारत में हाइब्रिड इम्यूनिटी मौजूद है, जिसकी वजह से हम ओमिक्रॉन का सामना करने में सफल होंगे। जिन्होंने वैक्सीन की डबल डोज ले ली है वो अगर संक्रमित भी हुए तो अस्पताल जाने की पहली बात तो नौबत आएगी नहीं, यानी हमारी वैक्सीन नए वेरिएंट का मजबूती से मुकाबला कर सकती है। लेकिन क्या वैक्सीन के इस सुरक्षा कवच को और मजबूत करने की जरूरत है? डॉक्टर्स मान रहे हैं कि देश में बूस्टर डोज या फिर एडिशनल डोज, जिसको हम तीसरी डोज कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत है। अब WHO ने भी सलाह दी है कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या फिर जिसने वैक्सीन की डोज ली है उसे बूस्टर डोज मिलनी चाहिए। तो क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में समझिए। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वैक्सीन ही सबसे मजबूत हथियार है, यानी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो नया वेरिएंट जरूर मात खाएगा और इसीलिए वैक्सीन की बूस्टर या एडिशनल डोज की चर्चा हो रही है। और अब WHO के पैनल ने भी कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और असक्रिय वायरस से बनी वैक्सीन लगवाने वालों को बूस्टर डोज की सलाह दे दी है। इस हिसाब से भारत में कोवैक्सीन लगवाने वालों को बूस्टर डोज लेना होगा। जैसा कि कोवैक्सीन के बारे में अभी WHO के रिसेंट गाइडलाइंस हैं कि जिन्होंने भी कोवैक्सीन लिया है उनको बूस्टर डोज अलाउ किया जाए। वो इसलिए है कि परंपरागत तौर से जो टीके हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जिसके अंदर जो वायरस है वो निष्क्रिय पूर्ण तरीके से कर दिया जाता है और एक जिसमें वायरस जो है वो जीवित रहता है। तो कोवैक्सीन जो है वो पूर्णतः निष्क्रिय वायरस वाला वैक्सीन है, इसलिए WHO का गाइडलाइन है कि जो बूस्टर डोज है वो कोवैक्सीन जिन लोगों ने भी लिया है, क्योंकि वो निष्क्रिय वायरस वाला वैक्सीन है, इसलिए उन लोगों को वापस से बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। भारत में वैक्सीनेशन इसी साल जनवरी में शुरू हुआ था। दलील दी जा रही है कि जिन लोगों को शुरुआत में वैक्सीन मिली अब उनका सुरक्षा कवच कमजोर हो चुका है, क्योंकि इस बीच करीब 10 महीने का वक्त भी गुजर चुका है और दावा ये किया जा रहा है कि वैक्सीन से इम्यूनिटी 9 महीने तक ही रहती है। गंभीर बीमारी वालों और बुजुर्गों में वैक्सीनेशन के बावजूद इम्यूनिटी कमजोर है, लिहाजा उनके लिए खास तौर पर एडिशनल डोज को जरूरी माना जा रहा है। देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिकों के पैनल इंसाकॉक ने बूस्टर डोज लगाने की मांग की है। पैनल ने 40 साल से ऊपर वाले लोगों और हाई रिस्क लोगों के बूस्टर डोज को जरूरी बताया है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स आएंगे हॉस्पिटल में या हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे या OPD में आएंगे, उनके लिए उनसे तो खतरा हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हम ये कहते भी हैं कि इनका ध्यान, इनकी हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जाएगी अगर जो ये कंट्रोल में नहीं आया तो जो लड़ने वाले हैं, जो फौज है हमारी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अमेरिका और यूरोप के देशों में वैक्सीन की बूस्टर डोज पर जोर है। लोग न सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज को पूरा कर रहे हैं, बल्कि बहुत पहले वैक्सीनेटेड हो चुके लोग बड़ी तादाद में बूस्टर डोज ले भी रहे हैं। ब्रिटेन में भी बूस्टर डोज की रफ्तार बढ़ गई है और इसी तरह अमेरिका में भी रिकॉर्ड स्तर से बूस्टर डोज दी जा रही है। Got vaccinated 6 months ago. Get your booster right away. We're seeing a lot more Americans do just that. 50 million people now have gotten their booster shots, and we're getting people their booster shots at a record pace, roughly 1 million people a day. बूस्टर डोज को लेकर अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी गुड न्यूज दी है। कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन की तीसरी खुराक या बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव कर सकती है। कंपनी ने आधिकारिक बयान में कहा है कि फाइजर की बूस्टर डोज से शरीर में एंटीबॉडीज 25% और बढ़ जाती हैं और ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी सक्षम हो जाती है। We got some encouraging news from Pfizer yesterday. Preliminary lab data has indicated shows that the 3 doses of the Pfizer vaccine protects against the Omicron variant. हालांकि दुनिया की जानी-मानी दवा कंपनियां ओमिक्रॉन के खिलाफ नई वैक्सीन इजाद करने में भी जुट गई हैं। इस नए वेरिएंट को कैसे हराया जाए, इसी मंथन में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हैं। We have a fitter, faster
but not invincible new variant for which we don't fully understand the implications clinically or the implications for our vaccines. But it is not invincible. ओमिक्रॉन अभी तक घातक साबित नहीं हुआ है, खासकर जो लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं उन पर नए वेरिएंट का असर बहुत कम है। इसीलिए भारत में भी डॉक्टर्स न सिर्फ डबल डोज वैक्सीनेशन बल्कि एडिशनल या बूस्टर डोज को जरूरी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने ऐसे वक्त में दस्तक दी है जब दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अब ऐसे में अब जानकारी ये भी कह रहे हैं कि लोगों को बूस्टर डोज देने का भी वक्त आ चुका है। दुनिया में 35 से ज़्यादा देश अपने यहाँ बूस्टर डोज दे भी रहे हैं। इजराइल में बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। अभी इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। भारत में भी बूस्टर या फिर इसको कहें कि एडिशनल डोज को लेकर चर्चाएँ हो रही हैं। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि NTAGI ने कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पर एक बैठक की थी, लेकिन बूस्टर डोज के असर को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं होने की दलील देते हुए इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। आज इसे लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में बूस्टर डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आवेदन पर गौर किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक होने का दावा किया है और इसी आधार पर ओमिक्रॉन को रोकने के लिए बूस्टर डोज की मांग करते हुए भारत के ड्रग रेगुलेटर ने बूस्टर डोज के रूप में कोविशील्ड के लिए मंजूरी मांगी है। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका की बूस्टर डोज को लेकर मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड इस टीके का भारत में बना संस्करण है। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का भी बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने स्पुतनिक लाइट के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मांगी है। दावा यह किया जा रहा है कि स्पुतनिक लाइट का इस्तेमाल भी बूस्टर डोज के रूप में किया जा सकता है। हालांकि स्पुतनिक लाइट को अभी भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में आज भी इस बात पर फैसला नहीं हो पाया है कि देश में बूस्टर डोज कब से दी जानी है। यानी इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी अभी और जांच और नतीजों का इंतजार कर रही है। आगे बढ़ेंगे। संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा था कि बूस्टर खुराक की जरूरत पर विचार विमर्श हो रहा है और जहां तक ओमिक्रॉन खतरे की बात है, मनसुख मंडाविया ने देश को भरोसा दिया था कि इस पर पूरी नजर रखी भी जा रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जब से डेल्टा वेरिएंट की बात आई है और देश में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ, आज 23 केस है ओमिक्रॉन का, तो ओमिक्रॉन का 23 केस आज देश में दिखाई दे रहा है। और हमने रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज़्यादा है वहाँ हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं। सारी दुनिया आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। और डॉक्टरों की राय है कि भारत में एक वर्ग में इम्यूनिटी की कमी है और वैक्सीन की दोनों डोज के बावजूद उनमें ज़रूरी एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही हैं। ऐसे लोगों को एडिशनल डोज की ज़रूरत पड़ेगी जिनको वैक्सीन लिए अरसा हो चुका है और वैक्सीन का असर कम हो गया है। उनके लिए बूस्टर डोज की मांग की जा रही है, लेकिन तीसरी डोज को लेकर कुछ बातें समझनी भी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो देखिए सीधे तौर पर यह है कि बूस्टर डोज तभी दी जा सकती है जब दोनों टीके लग चुके हों या दोनों टीकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद भी हो।
फिलहाल 18 से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका दिया जा रहा है। अभी सिर्फ 50% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, इसको भी समझना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सभी को डबल डोज देना बहुत ज़रूरी है, यानी कि देखना होगा कि बूस्टर डोज के चक्कर में कहीं डबल डोज वैक्सीनेशन प्रभावित ना हो जाए। एक उलझन इस बात को लेकर भी है कि बूस्टर डोज के तौर पर नई वैक्सीन ली जाए या फिर जिसके दोनों डोज लिए जा चुके हैं वही वैक्सीन ली जाए। मसलन अगर किसी ने दोनों कोवैक्सीन ली है तो क्या तीसरी कोवैक्सीन ही होगी एज अ बूस्टर डोज, या फिर कोविशील्ड भी ले सकते हैं। ज़्यादा सहमति इस बात पर है कि मिक्स एंड मैच बूस्टर डोज देने पर बेहतर नतीजा मिलता है, यानी कि जिन्होंने दोनों डोज कोविशील्ड की ली हैं उनके लिए कोवैक्सीन की बूस्टर डोज ज़्यादा प्रभावी होगी। एक राय वैसे ये भी है कि सभी को बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खासतौर पर ऐसे लोग जो कि एक बार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उनके शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एक हाइब्रिड इम्यूनिटी मौजूद है और इसीलिए दलील ये दी जा रही है कि उन्हें बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं होगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए बूस्टर और एडिशनल यानी कि अतिरिक्त डोज की चर्चा तेज हो गई है। इसे तीसरे डोज भी कहा जा सकता है, लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि एडिशनल डोज और बूस्टर डोज दोनों एक ही बात नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है समझना, दोनों में फ़र्क है। और जैसे कि खबर है कि सरकार देश में फ़िलहाल एडिशनल डोज पर विचार कर रही है। एडिशनल डोज ऐसे लोगों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और दोनों डोज लेने के बाद भी जिनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं हुई है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों को वैक्सीन की एडिशनल डोज की ज़रूरत होती है। इस बात को भी समझना होगा। इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज शामिल हो सकते हैं, जबकि बूस्टर डोज किसी भी आदमी के इम्यून सिस्टम को और मजबूत करने के लिए है। बूस्टर डोज का मकसद शरीर में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाना है ताकि वायरस से सुरक्षा मिल सके। बूस्टर डोज भी अतिरिक्त डोज ही है, लेकिन ये उस हालत में दी जाती है जब पहले ली गई वैक्सीन का असर कम होने लगता है। एक और बात जिसको समझना ज़रूरी है वो ये है कि एडिशनल डोज वैक्सीन की फुल डोज होगी, जबकि बूस्टर डोज की मात्रा कम होगी। ओमिक्रॉन की वजह से चिंता ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन संकेत भी मिल रहे हैं कि हम ओमिक्रॉन को मात देने में कामयाब होंगे। राजस्थान में जिन 9 लोगों को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था, उनको अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि उन्होंने आसानी से ओमिक्रॉन को हरा दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन संक्रमित एक युवक स्वस्थ होकर घर लौट चुका है। ओमिक्रॉन हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। नए वेरिएंट के खिलाफ काम आ रही है भारत की नीति। तुरंत टेस्टिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट का शुभ परिणाम। ओमिक्रॉन के मोर्चे पर हिंदुस्तान को लगातार शुभ समाचार मिल रहे हैं। भले ही कोरोना के नए वेरिएंट की देश में एंट्री हो चुकी है, लेकिन तैयारी ऐसी है कि नए वेरिएंट को एक दायरे में ही समेट दिया जाए। नतीजे भी अच्छे मिल रहे हैं। गुड न्यूज आई है राजस्थान से। राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमित 9 लोग ठीक हो गए हैं। सभी 9 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 7 दिन होम क्वारंटीन की हिदायत दी गई है। 5 दिन पहले जयपुर में आफत की खबर आई थी, अब राहत की खबर आई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के शिकार सभी 9 मरीज निगेटिव हो गए हैं। दूसरी बार इन सभी 9 मरीजों की रिपोर्ट आई है और ये सभी के सभी बिना किसी लक्षण के बीमार हुए थे और निगेटिव हो गए हैं। तो जिस तरह से डरने की बात कही जा रही थी ओमिक्रॉन को लेकर, पहले पायदान पर खुशी की खबर आई है। हालांकि सरकार कह रही है कि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले दिनों एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इस परिवार के लोगों और उनके संपर्क में आने वालों को मिलाकर 34 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए, जिनमें से 9 ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। हालांकि सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक थे। ओमिक्रॉन के जो संक्रमित 9 लोग पाए गए थे, जिनको हमने आइसोलेट किया था अपने RHS हॉस्पिटल के अंदर, उनकी 2 लगातार रिपोर्टें टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है।
उन सभी लोगों को हमने घर पर आइसोलेट कर दिया है। हमारी सभी की आ गई है, सभी की सभी रिपोर्ट आ गई हैं। सभी को हमने घर पर ट्रांसफ़र कर दिया है, घर पर आइसोलेट किया उनको। और टीम है उनको रोज़ उनको देखने जा रही है। अगले 7 दिन बाद उनको एक बार रिपीट सैंपल फिर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 लोग उनके जो और कॉन्टैक्ट थे, जो भी हमने संदिग्ध मान के भर्ती किया था, उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उनको भी हमने होम आइसोलेट कर दिया है। ओमिक्रॉन के कारण पैदा हुई आशंकाओं के बीच गुड न्यूज महाराष्ट्र के कल्याण से भी आई है। यहाँ भी ओमिक्रॉन से संक्रमित एक मरीज के अस्पताल से छुट्टी हो गई है। ऐसे में ये विश्वास मजबूत होता है कि ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट हो जाए तो ओमिक्रॉन को भी हराया जा सकता है। 4 दिसंबर को मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली में पहला मामला ओमिक्रॉन का दर्ज किया गया था, मगर अब एक नई खुशखबरी सामने आई है, जहां पर जो मामला ओमिक्रॉन का दर्ज किया गया था, जो महाराष्ट्र में पहला मामला था, वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है और अपने घर पहुंच गए हैं। उनको कुछ दिनों के लिए होम क्वारंटाइन जरूर किया गया है, मगर ठाणे कल्याण में जो मामला पहली बार आया था, पूरे महाराष्ट्र में ये पहला मामला माना जा रहा था, वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। ओमिक्रॉन के भारत में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की देश में एंट्री के साथ ही सरकार ने भी कमर कस ली है और कोशिश ये है कि नए वेरिएंट के फैलाव को रोका जाए। इसके लिए पूरे देश में मेडिकल ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद तीसरी लहर को लेकर भी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक ओमिक्रॉन का घातक रूप देखने को नहीं मिला है। लेकिन कोई रिस्क न लेते हुए अस्पतालों से लेकर दवाओं तक और ऑक्सीजन से लेकर जरूरी लैब्स तक सबको मजबूत किया जा रहा है। ये तैयारियां भरोसा देती हैं, उम्मीद जगाती हैं कि जीत हमारी ही होगी। कल्याण से पारस धामा के साथ जयपुर से शरद कुमार, गुड न्यूज टुडे। तो ओमिक्रॉन के मोर्चे पर गुड न्यूज तो है, लेकिन जैसे कि जानकार दावा कर रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका भी नहीं है। कोरोना के मोर्चे पर चिंता एक और वजह से बढ़ गई है। दुनिया के कई देशों और भारत में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। ये केस आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गई है। आपको जानना चाहिए कि आर वैल्यू संक्रमण की दर को मापने का जरिया क्या है। रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि 100 इन्फेक्टेड लोग दूसरे 100 को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 100 लोग 80 लोगों को इन्फेक्ट कर पा रहे हैं तो आर वैल्यू 0.80 होगी। फिलहाल देश की आर वैल्यू 1 के आसपास है। 2 दिसंबर को देश की आर वैल्यू 0.95 दर्ज हुई थी, यानी कि 100 संक्रमित लोगों से दूसरे 100 लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर ये आर वैल्यू 1 के आंकड़े को पार कर गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस ने ये आंकड़े दिए हैं। देश में मिजोरम में आर वैल्यू सबसे ज़्यादा है। हालांकि 16 नवंबर को मिजोरम की आर वैल्यू 1.14 से कम होकर 1.11 पर आ गई। वहीं कर्नाटक में एक हफ्ते के दौरान आर वैल्यू 0.94 से बढ़कर 1.09 हो गई। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु की आर वैल्यू भी बढ़ी है। हालांकि ज़्यादा केस आने के बावजूद केरल की आर वैल्यू 0.88 है। 11 नवंबर के बाद से ही मुंबई और पुणे की आर वैल्यू 1 से ज़्यादा है। आंकड़े जारी होने के 2 हफ्ते पहले तक पुणे की आर वैल्यू 1.13 है। एक हफ्ते में मुंबई की आर वैल्यू भी 1.02 से बढ़कर 1.09 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि चेन्नई और कोलकाता की आर वैल्यू में गिरावट हुई है। आर वैल्यू की अहमियत समझना हो तो दूसरी लहर के आंकड़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अंदाज़ा आप उसी से लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आर वैल्यू बढ़ने का असर क्या हो सकता है। दूसरी लहर की शुरुआत के दौरान 9 मार्च और 21 अप्रैल के बीच आर वैल्यू 1.37 थी। इसकी वजह से इस दौरान केस तेजी से बढ़ रहे थे और दूसरी लहर अपने पीक की ओर बढ़ रही थी। 24 अप्रैल से 1 मई के बीच आर वैल्यू 1.18 थी और फिर 7 मई आते आते 1.10 रह गई। साफ है कि आर वैल्यू बढ़ने से केस बढ़ने लगते हैं और यही वजह है कि इसे रोकने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक व्यक्ति अगर 1 से ज़्यादा व्यक्तियों को संक्रमित करने लगे तो हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। कोई महामारी कितनी गंभीर है, इसे मापने के लिए 3 पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है और आर वैल्यू मामले और उसकी गंभीरता इसलिए ज़रूरत है
कि लक्षण महसूस करने पर टेस्ट कराएं और संक्रमण की स्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी किया जाए। आर जो वैल्यू है वो मोर देन 1 आई जा रही है। मैं आपको बता दूं, आर वैल्यू हमें ये बताते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने इन्फेक्टेड पर्सन्स को वो लक्षण दे सकता है या बीमारी को फैला सकता है। जैसे पहले देखा जा रहा था कोविड-19 की 0.7 to 0.90। इसका मतलब हुआ कि अगर 10 लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो वो 7 से 9 लोगों को उस बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं। अगर ये 1 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को इससे प्रभावित कर सकता है। और इस बीच गुजरात से भी एक चिंता वाली खबर सामने आई है। जामनगर में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए 2 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और उनके सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पहला केस भी जामनगर शहर में ही मिला था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि गुजरात में प्रशासन सख्ती से वैक्सीनेशन में भी जुटा हुआ है। यहाँ तक कि शादियों में जाकर टीम लोगों की जाँच कर रही है और उनको वैक्सीन दी जा रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए अब शादियों में सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो यहाँ एक शादी में पहुंची हुई है और शादी में जो लोग शामिल हुए हैं उन्होंने 2 टीके लिए हैं या नहीं, उसका ये एक सरप्राइज चेकिंग किया जा रहा है। उनका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसे देखा जा रहा है। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है तो उनको इसी जगह पर वैक्सीन भी दी जा रही है। यानी हर किसी का यहाँ पे चेकिंग के साथ साथ ये सारी चीजें की जा रही है ताकि जो लोग यहाँ शादियों में खुशियां मनाने के लिए शामिल हुए हैं वो सुरक्षित रहे। चलिए बात उस फैसले की कर लेते हैं जो है तो न्यूजीलैंड का, लेकिन आपकी सेहत से ही जुड़ा हुआ है। न्यूजीलैंड के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है और जिससे दुनिया भी सबक लेगी। न्यूजीलैंड सरकार धूम्रपान के खिलाफ कड़ा नियम लाने वाली है और ये ऐसा नियम है जिसके लागू होने के 65 साल बाद दुकानदार सिर्फ 80 साल की उम्र से ज़्यादा वालों को ही सिगरेट बेच पाएंगे। तो क्या है ये नियम और न्यूजीलैंड को इस कड़े कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये देखिए। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए शानदार कदम, कम उम्र के बच्चे रहे सिगरेट से दूर, इसीलिए न्यूजीलैंड में लागू होगा नया कानून। न्यूजीलैंड युवाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए साइलेंट किलर सिगरेट पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। न्यूजीलैंड सरकार ने घोषणा की है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 2027 से देश में सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट बना लिया गया है जिसे नए साल में कानून बना दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य तंबाकू बेचने और सभी उत्पादों में निकोटीन के स्तर में कटौती करना है। इस कानून के बनने के बाद न्यूजीलैंड में साल 2008 के बाद जन्मा कोई भी युवा सिगरेट या तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। सरकार का तर्क है कि कानून लागू होने के 65 साल बाद दुकानदार सिर्फ 80 वर्ष की उम्र से ज्यादा वालों को ही सिगरेट बेच सकेंगे। सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या 5% कम करना है। न्यूजीलैंड सरकार का ये कदम कोरोना काल में बेहद जरूरी कदम माना जा रहा है। कोरोना तो लोगों के फेफड़ों पर अटैक कर ही रहा है और ऐसे में सिगरेट पीने वाले खुद अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में बच्चों के लिए सिगरेट बैन करके न्यूजीलैंड में धूम्रपान मुक्त पीढ़ी की शुरुआत होगी। सरकार के फैसले के मुताबिक धूम्रपान पर प्रतिबंधों को साल 2024 से कई चरणों में लागू किया जाएगा और 2027 में धूम्रपान मुक्त पीढ़ी की न्यूजीलैंड में शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए सिगरेट बेचने वाले अधिकृत विक्रेताओं की संख्या में कमी भी की जाएगी। इस मामले में न्यूजीलैंड सरकार की चिंता को समझा भी जा सकता है। 18 साल की उम्र से कम के 5 में से 4 बच्चे धूम्रपान की शुरुआत कर देते हैं। फिलहाल न्यूजीलैंड में 15 साल से अधिक उम्र के सभी 11.6% लोग धूम्रपान करते हैं, जबकि आंकड़ा ये है कि वहाँ हर साल लगभग 5000 लोगों की जान धूम्रपान की वजह से ही जाती है। धूम्रपान या स्मोकिंग से बहुत बीमारियां होती हैं। छोटे बच्चों में बीमारियां होती हैं, साइनोसाइटिस होता है, नेजल डिस्चार्ज, बार बार इन्फेक्शन होता है, कान में इन्फेक्शन होता है, बच्चे की खांसी होती रहती है जो ठीक नहीं होती है, बड़े व्यक्तियों में दमा के दौरे आ सकते हैं। न्यूजीलैंड सरकार की ये पहल देश के हर युवा को स्मोकिंग के खतरे से बचाने के लिए की गई है
और इस कानून के लागू हो जाने से 14 साल की उम्र के युवा कभी भी कानूनी तौर पर तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड में गुड न्यूज ये भी है कि डेली स्मोकिंग रेट समय के साथ गिर रहा है। न्यूजीलैंड सरकार का ये पॉजिटिव कदम पूरी दुनिया के लिए यकीनन एक मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे ये कदम कितना जरूरी है अब ये भी हम आपको समझाते हैं। कुछ लोग सिगरेट पीने को आधुनिकता के लिहाज से देखते हैं, लेकिन ये मॉडर्न होना उनकी सेहत पर कितना बुरा प्रभाव डालता है ये शायद वो भी नहीं जानते हैं, और जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आधुनिकता की चादर सेहत पर भारी पड़ जाती है। डॉक्टरों की माने तो सिगरेट पीना सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और इससे फेफड़े समेत शरीर के कई हिस्सों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सिगरेट पीने वाले लोगों में फेफड़ों का कैंसर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उन लोगों में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ब्रोंकाइटिस क्या है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग करते वक्त जो धुआं अंदर खींचा जाता है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जम जाता है, जिससे इससे ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस नली में सूजन पैदा करता है और इस वजह से लोगों को अस्थमा होने की पूरी आशंका रहती है। और आपको ये जानकर भी हैरानी हो सकती है कि इन घातक बीमारियों के अलावा भी धूम्रपान के कई घातक परिणाम हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसमें अंधापन, टाइप 2 डायबिटीज़, असामयिक गर्भपात, मसूड़ों के रोग, सिगरेट से निकलने वाली हीट से हमारे चेहरे और नाक भी प्रभावित होते हैं। स्किन पर भी इसका असर होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, क्रॉनिकली COPD हो जाता है, लंग कैंसर का डेवलपमेंट सीधा स्मोकिंग से जुड़ा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या आपकी जो वेसल्स हैं इनके अंदर इनका नैरो हो जाना, टिश्यूज को ब्लड ना मिलना, कितने तरह के कैंसर जो हैं, ब्लैडर कैंसर और भी बहुत तरह के कैंसर स्मोकिंग से डायरेक्ट रिलेटेड है। स्ट्रोक स्मोकर्स में ज्यादा होता है। हर एक बीमारी में आप देखेंगे कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो स्मोकिंग बंद करने से, इन सब बीमारियों से, स्मोकिंग ना करने से बचा जा सकता है। ब्रेक के लिए रोकेंगे। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? एक ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे। हम लोग भांग से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग की अभी मुझे कुछ कमी दिखी है, मार्केट में पॉसिबिलिटीज हैं। राइट नाउ आई एम लुकिंग एट अबाउट 2 CR। वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। डील और नो डील? इट्स अ नो डील फॉर मी। मैं सुनील शेट्टी पेश कर रहा हूँ एक ऐसा शो जहाँ सपने सच होते हैं। हाउस स्टेबल, उभरते भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। देश के सबसे ताकतवर कपल के मामले में भी कारोबार जगत बॉलीवुड पर भारी पड़ा है।
आज भी के सर्वे में पहली बार कारोबार घरानों को शामिल किया गया है। पहले ही सर्वे में टॉप 20 में 25% कॉर्पोरेट कपल्स हैं, लेकिन इस लिस्ट में नंबर 1 रैंक पर कौन सा जोड़ा है, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। देखिए जरा। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी देश की सबसे ताकतवर जोड़ी बनकर उभरे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स यानी IIHB के सालाना सर्वे में ये जोड़ी बाकी सब पर भारी पड़ी। वैसे इस लिस्ट में ज्यादातर जोड़ियां बॉलीवुड की हैं, लेकिन इसमें पहली बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जोड़ी को शामिल किया गया था। पहली ही बार में एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी इस मामले में सबसे आगे निकल गए हैं। सर्वे में शामिल रहे लोगों के साथ ही बाकी जोड़ियां भी मानती हैं कि पावर कपल के मामले में मुकेश और नीता अंबानी का कोई मेल नहीं। IIHB के सर्वे में जिन लोगों की राय ली गई है, उनके वोट के बाद तैयार हुए स्कोर बोर्ड में 94% स्कोर के साथ मुकेश और नीता अंबानी की जोड़ी टॉप पर रही। लिस्ट में 86% स्कोर के साथ रणबीर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी दूसरे और 79% स्कोर के साथ विराट और अनुष्का की जोड़ी तीसरे नंबर पर रही। और चलते चलते वो तस्वीर दिखाते हैं जो किसी की भी जिंदगी में न सिर्फ दुख की घड़ी का सामना करने का हौसला देती है, बल्कि दुख के बावजूद राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश देती है। कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में जिन सैनिकों का निधन हुआ, उनमें ब्रिगेडियर LS लिटर भी शामिल थे। लेकिन सुनिए उनकी बेटी को, जिसे पिता को खोने का दुख तो है, लेकिन पिता के सिखाए मूल्यों के सहारे जिंदगी जीने का रास्ता भी उसने तलाश लिया। आ गया बसो जी सही प्यारे मेलो जना मिले आप जी का नाम किते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने का भला मटका जी बेटा करे मटका वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी आ गया बसो जी सही प्यारे मेलो जना मिले आप जी का नाम किते आवे नानक नाम चढ़दी